जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज विजयादशमी है और BSW बिहारी साइंस वाला चैनल के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। सेल चैप्टर का चल रहा है डिस्कशन। इसमें सेकेंड पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक क्लियर हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में हम प्लास्टिड का डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिड टर्म किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि टर्म प्लास्टिड किसने दिया? तो ई हैकल ने दिया। कब? तो 1866 में। और ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, यानी कैसा पिगमेंट पाया जाता है? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन? तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 तरह का प्लास्टिड होता है। अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में यह है कि इट कंटेन्स फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट। इसमें जो है क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स पाया जाता है, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब इसमें पाया जाता है। और ये प्लांट को येलो, ऑरेंज, रेड ये सब कलर देता है। सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस और व्हाइट पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा पिगमेंट है? तो कलरलेस और व्हाइट पिगमेंट है। और काम क्या करता है ये? तो इट स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करता है। जैसे एमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे पोटैटो में होता है। इलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है, जैसे मस्टर्ड में होता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। तो ये मेन इसका फंक्शन है स्टोरेज। और ये स्टोर करता है, 3 पार्ट है इसका ल्यूकोप्लास्ट का, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तीनों पार्ट जो है अलग अलग टाइप का फूड को स्टोरेज करता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पाया जाता है, जो हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को संपन्न कराने में। तो इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन मेसोफिल ऑफ लीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस जगह, लीफ के किस पार्ट में पाया जाता है? तो लीफ के ये लीफ में जो है मेसोफिल पार्ट में ये पाया जाता है। इसको याद रखना है। इन क्लेमाइडोमोनास, जिसको ग्रीन अलगी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज 1 इन नंबर इन ईच सेल। यानी क्लेमाइडोमोनास में हर सेल में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। Whereas mesophyll cell contains 20 to 40 chloroplasts
इन ईच सेल, जबकि मेसोफिल जो लीफ में रहता है उसमें हर सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कैसा है? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, इसमें डबल लेयर पाया जाता है कवरिंग। लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इन विच थैलेक्वाइड्स piles of coins like structure is present known as granum, singular granum। इस लिक्विड में सिक्के के ऊपर सिक्का जिस तरह से रखते हैं वैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम थैलेक्वाइड्स कहते हैं। ग्रेनम ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ग्रेनम काम क्या करता है? तो ये ग्रेनम फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए इसको साइट ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइड है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का साइट जो है वो ग्रेनम ही होता है। स्ट्रोमा इज कॉल्ड साइट फॉर डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा को हम डार्क रिएक्शन का साइट कहते हैं। स्ट्रोमा में पाया क्या क्या जाता है? तो स्ट्रोमा कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम कैसा होता है? तो 70S टाइप का होता है। और ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, यही दोनों यानी डीएनए और राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेमी ऑटोनोमस होता है, यानी यह अपना संख्या खुद बढ़ा लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक्ट्स एज किचन ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन भी बोलते हैं प्लांट का। जैसे हम लोग के घर में खाना बनता है किचन में, उसी तरह प्लांट का जो किचन है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इसका फिगर देखते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का एक रफ फिगर है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो लिक्विड है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये डबल लेयर का कवरिंग है, इनवेलप टू मेम्ब्रेन। और सिक्के के ऊपर सिक्का जो रखा गया है उसको ग्रेनम कहते हैं, थैलेक्वाइड्स कहते हैं पूरे को। एक यूनिट को ग्रेनम कहते हैं। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन मौजूद रहता है। तो ये रफ फिगर है क्लोरोप्लास्ट का। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल राइबोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय पैलेड। ये पैलेड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता है। कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन, इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कवरिंग नहीं होता है। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अच्छा, इन यूकैरियोटिक सेल 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल यानी हम लोग में 80S राइबोसोम पाया जाता है। whereas इन प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सब जैसे है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। S क्या है यहाँ? तो S इज सेवेदबर्ग्स यूनिट
और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये एस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको याद रखना चाहिए कि एस स्टैंड्स फॉर सवेदबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट विच इज मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज। ये क्या चीज करता है? ये एक तरह का मेजरमेंट है डेंसिटी का या साइज का। 70S ribosome is formed by 50S and 30S। 70S जो राइबोसोम होता है वो 50S और 30S सब यूनिट को मिलाकर बनता है, मिलकर बनाता है। जबकि 80S राइबोसोम जो है वो 60S और 40S को मिलकर बनाता है। तो ये राइबोसोम के बारे में है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सिलिया एंड फ्लैजिला। सिंगुलर जो है सिलिया का वो सिलियम होता है और उसी तरह फ्लैजिला का जो सिंगुलर है वो फ्लैजिलम होता है। और ये है क्या सिलिया या एंड फ्लैजिला? तो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ है और इसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। द कोर ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनीम व्हिच कंटेन्स मेनी माइक्रोट्यूब्यूल। इसका जो किनारा है वो उसको एक्सोनीम बोलते हैं और उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सोनीम कंटेन्स वन पेयर माइक्रोट्यूब्यूल। यानी ये जो सिलिया है उसका जो सेंटर है उसमें एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन करता है जैसा फिगर में है। whereas peripheral part contains 9 pairs microtubule। चारों तरफ जो है उसमें 9 पेयर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है। ये पूछा जाता है कि कितना संख्या में माइक्रोट्यूब्यूल रहता है? तो बीच में 2 यानी 1 पेयर और चारों तरफ 9 पेयर रहता है। which are radially arranged। This arrangement is called 9+2 array। इस अरेंजमेंट को 9+2 array कहते हैं, यानी 9 पेयर बाहर और 2 जो है अंदर में। Cilium and flagellum both arise from centriole-like structure known as basal body। ये सिलियम है और फ्लैजिलम है। ये दोनों जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कवरिंग के अंदर में एक बेसल बॉडी होता है, उसी से ये एराइज होता है। यानी बेसल मेम्ब्रेन से ही सिलिया और फ्लैजिलम डेवलप होता है। तो अब जो है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? तो ऑर्गेनेल है which contains 2 cylindrical structures called centrioles। 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को ये कंटेन करता है जिसको कि हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल क्या है? तो मेड फ्रॉम 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स। इसमें 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होता है इन व्हिच फाइब्रिल इज मेड फ्रॉम ट्यूबुलिन प्रोटीन। फाइब्रिल किस चीज का बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रियोल्स जो है उसका
फाइब्रिल्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज मेड फ्रॉम प्रोटीन नोन एज हब। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उस प्रोटीन का नाम हब है, प्रोटीन नोन एज हब। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल, इसका काम क्या क्या है सेंट्रियोल का? तो मेक्स बेसल बॉडी और सिलिया एंड और फ्लैजिला। ये सिलिया और फ्लैजिला के लिए बेसल बॉडी बनाता है। नेक्स्ट है कि फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ये स्पिंडल फाइबर बनाता है और उसी पर क्रोमोसोम आके लटकता है। पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजोम्स क्या है? तो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। मोस्टली फाउंड इन लीवर एंड किडनी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये अधिकांश जो है लीवर और किडनी में वर्टिब्रेट्स का यानी हम लोग जो है उसमें पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं? तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो। हम लोग का जो रीढ़ वाला हड्डी है पीठ का वो वर्टिब्रल कॉलम है, तो जिसमें पाया जाता है वो वर्टिब्रेट्स होता है। हम लोग में है तो हम लोग में भी ये पाया जाता है। लीवर और किडनी में अधिकांशतः पाया जाता है। कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसमें जो है हाई पावर का ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहता है। इसका काम क्या है? तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये पॉइजनस सब्सटेंस को खत्म करता है और हेल्प्स इन फोटो रिस्पायरेशन, और फोटो रिस्पायरेशन में ये मदद करता है। तो इस तरह से पेरोक्सीजोम का काम हुआ। अब मैं न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तुम लोग जरूर इसको याद रखना। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसमें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर संभव हो तो इसको भी याद रखना। 1831 बहुत काम का चीज है न्यूक्लियस, इसलिए इसको डायरेक्टर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये डायरेक्टर होता है, हर चीज को देख रेख करना, मेंटेन करना, कैसे क्या हो रहा है, हर एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है। ब्रेन ऑफ सेल भी कहलाता है। उसके बाद है कि फ्लेमिंग स्टैंड न्यूक्लियस बाय बेसिक डाई एंड गेव द नेम एज क्रोमेटीन। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे और वो बेसिक डाई में न्यूक्लियस को स्टैंड किया और उसका नाम जो है वो क्रोमेटीन रखा था। न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है। कहाँ? तो आरबीसी ऑफ मैन एंड सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट। ये तो तुम लोग को मालूम है कि आरबीसी का काम क्या है। तो काम है भाई उसको CO2 ऑक्सीजन को कैरी करना, मेन काम आरबीसी का यही है। तो हम लोग देखते हैं कि बस में तो बैठने का सीट रहता है, लेकिन ट्रक में माल ढोने का काम होता है तो उसमें सीट नहीं दिया जाता है। उसमें तो भाई लोड होता है खाली और सामान ढुलाई होता है। तो जब
आरबीसी का काम है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, तो फिर उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है इसीलिए। और उसी तरह सीब ट्यूब है प्लांट में, उसका भी काम कंडक्शन का है, इसलिए उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्वेलप, अब इसको देखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप क्या है। तो मेड फ्रॉम 2 लेयर्स, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो बाउंड्री है वो भी 2 लेयर का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन रहता है। भाई तो 2 मेम्ब्रेन है तो बीच में गैप भी रहता है, तो गैप को क्या कहते हैं वो देखिए। स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो जरूर याद रखेगा इस चीज को कि भाई जो दोनों न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है उसके बीच जो गैप है उसको क्या कहते हैं, तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और वो 10 to 50 nm होता है, नैनोमीटर होता है गैप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, उसमें छेद भी रहता है। और वो क्यों छेद होता है, पोर क्यों रहता है, तो फॉर मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ये हमेशा हेरा फेरी का काम करते रहता है। पोर के द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बाहर या फिर साइटोप्लाज्म जो है अंदर, ये सब होते रहता है, होना भी चाहिए। ठीक है, अब है न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड रहता है, जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। तो कैसा होता है, तो डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल होता है, ये बड़ी काम का चीज होता है। साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहीं पर प्रोटीन का बनना होता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कह देते हैं। न्यूक्लियोलस कंटेन्स नो मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्रोमेटीन, अब नेक्स्ट हेडिंग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और बना होता है किस चीज का, तो मेड फ्रॉम DNA एंड प्रोटीन, ये DNA और प्रोटीन का बना होता है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स फाइबर फॉर्म्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के समय जो है ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है भाई, तो क्रोम मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलरफुल बॉडी होता है ये क्रोमोसोम का मीनिंग। क्रोमोसोम्स हैव जीन्स, असली चीज जो है यही है, क्रोमोसोम्स हैव जीन्स मेड अप ऑफ DNA रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये DNA बड़ी कमाल का चीज है, ये माँ बाप जैसा होता है, बच्चा भी उसी तरह का होता है, इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है DNA। और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को यानी माँ बाप के गुण को
बच्चों तक पहुंचाता है। यही डीएनए, तो बड़ी कमाल का चीज हुआ डीएनए। ए जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो जीन होता है। अरेंज्ड इन लीनियर फैशन, लीनियर फैशन में अरेंज होता है। कैसे? तो जैसे ये क्रोमोजोम का थ्रेड है, तो इस पर दोनों तरफ इस तरह से ये लीनियर फैशन में पाया जाता है। लीनियर फैशन, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम इन विच फैशन, तो लीनियर फैशन में ये पाया जाता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल, एक सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए थ्रेड होता है। ये भी याद रखना है, छोटा काम है तो एकदम माइक्रोस्कोपिक चीज, लेकिन उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड होता है जो 23 पेयर क्रोमोजोम्स में बटा हुआ होता है। 23 पेयर क्रोमोजोम, हम लोग में ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम पाया जाता है, तो 23 पेयर हुआ, 23 पेयर्स हुआ, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हाँ, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच क्रोमोजोम हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, फिगर में दिखाया गया है, इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं। साइड्स ऑफ व्हिच हैज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नॉन एज काइनेटोकोर्स, और यहीं पर एक डिस्क शेप्ड का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको काइनेटोकोर्स कहते हैं। भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे बायो रखना है, वो हर पॉइंट को बढ़िया से पढ़िए, तभी मजा आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर ऑन क्रोमोजोम, यानी क्रोमोजोम पर सेंट्रोमियर किस तरह से पाया जाता है, इसके आधार पर क्रोमोजोम 4 तरह का होता है। पहला कौन है? तो मेटासेंट्रिक, नाम ही है मेटासेंट्रिक, यानी सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन द मिडिल, मिडिल में पाया जाता है, तो ये मेटासेंट्रिक हो गया। सब मेटासेंट्रिक यानी सम अवे फ्रॉम मिडिल, यानी थोड़ा सा दूर पाया जाता है। अवे फ्रॉम मिडिल, तो ये दूर हो जाता है मिडिल से, तो वो सब मेटासेंट्रिक। और थोड़ा ऊपर आ जाता है तो उसको एक्रोसेंट्रिक, और सबसे ऊपर रहता है तो वो टीलोसेंट्रिक कहलाता है। तो फिगर में ये दिखाने का कोशिश किया गया है, ऐसे आप लोग अच्छा से इसका फिगर बना लीजिएगा। चारों पोजीशन के आधार पर फिगर बनाना जरूरी है। फिगर अगर रहता है तो ऑटोमेटिक याद रहता है। नेक्स्ट, क्रोमोजोम से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है कि इन सम क्रोमोजोम स्मॉल फ्रेगमेंट इज सीन एट द एपेक्स। इसके कुछ क्रोमोजोम में एपेक्स पर एक स्मॉल फ्रेगमेंट पाया जाता है जिसको कि हम सैटेलाइट कहते हैं। तो ये कुछ क्रोमोजोम में ऐसा पाया जाता है और उसको सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट ऐसे भी ऊपर रहता है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सेस ऑफ वाटर इंटर्न इनटू द एनिमल सेल is regulated by removing it. This is called osmoregulation. वाटर में रहने वाला एनिमल है तो उसमें पानी अंदर चला जाता है, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल वाटर के अमाउंट को मेंटेन रखता है बॉडी में, उसी को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं।
जैसे कि अमीबा में होता है। अब एक छोटा सा फार्मूला है, न्यूमेरिकल है, उसको देखो। कहता है मेंशन फार्मूला टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इम्बाइब्ड बाय रेजिन। रेजिन को पानी में डुबाया जाता है तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका मास परसेंटेज क्या होगा? तो फार्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। यहाँ W1 क्या है? तो वेट ऑफ ड्राई रेजिन, और W2 क्या है? तो वेट ऑफ रेजिन आफ्टर इम्बाइब्ड वाटर, यानी पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वेट क्या होता है। अब इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लो बाबू। कभी कभी जो बढ़िया एग्जाम है उसमें इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ देता है। एक स्टूडेंट है, वो वार्म वाटर में 60 ग्राम रेजिन डुबाता है और 2 घंटा छोड़ देता है। पानी में डुबा के, गर्म पानी में डुबा के रेजिन को, 60 ग्राम रेजिन को पानी में छोड़ देता है 2 घंटा। फिर 2 घंटा के बाद जब वो रेजिन निकालता है तो रेजिन का मास जो है वो 80 ग्राम हो जाता है। तो कहता है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ वाटर इम्बाइब्ड बाय रेजिन। तो फार्मूला है ही W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। फार्मूला पर वैल्यू पुट कर दिए, 80 माइनस 60 बाय 60 इंटू 100, तो ये 33.3% आंसर आया। तो इस तरह से सेल चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो भी कंप्लीट होता है, सेल चैप्टर पूरा फिनिश होता है। हम तो अपने जानते बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लड़का में डेवलपमेंट हो, लेकिन अब तुम लोग कितना पढ़ता है, तुम लोग कितना समझता है। आज विजयादशमी के अवसर पर हम एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, और उसका आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करना और बताना। क्वेश्चन वेरी इजी है, वो सुनिए। और क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, लिख इसलिए नहीं रहे हैं कि जो बच्चा पूरा वीडियो को देखेगा वही इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं कि कितना लड़का इस वीडियो को देख के हमको रिप्लाई करता है। क्वेश्चन है, फिर एक बार बोल देते हैं, व्हाट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, ठीक है। अब अगले दिन फिर मिलेंगे। बाय।